नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। इस हफ्ते की शुरुआत मंगलवार यानी आज से शुरू होगी क्योंकि कल मार्केट्स बंद थे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ की एनालिसिस करने के साथ-साथ एंड जानते हैं क्या-क्या ऐसी खबरें थी जो आज हमें ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे पहली बात जो है वो होगी ऑयल के प्राइसेस के बारे में। तो ऑयल का जो बेंचमार्क इंडेक्स है, ब्रेंट क्रूड जिसे कहते हैं, तो वो $86 पर बैरल की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। कभी भी ऑयल के प्राइसेस एनालाइज करने के लिए हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि डिमांड और सप्लाई किन किन चीजों से अफेक्ट होता है, ये हमें पता होना चाहिए। उससे जो हमारा एनालिसिस है अबाउट द ऑयल प्राइसेस वो एकदम सिंपल हो जाता है। तो डिमांड जो है वो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक के जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन है वो कितना अच्छा ग्रो करेगा उस पर डिपेंड होती है। एंड सप्लाई, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस है, उनके पास जो सप्लाई का जो रेट है उनका उस पर डिपेंड करता है कि सप्लाई किस तरह से होगी। तो अभी जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे दोनों फैक्टर्स का एक कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। अब डिमांड बढ़ने की और ये नजर आ रहा है कि जो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स अब थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आगे चल के सारे सेंट्रल बैंक जो है वो रेट कट्स करेंगे। रेट कट्स अगर होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी, जिससे ऑयल जैसी कमोडिटी के लिए जो डिमांड है वो बढ़ने लग जाएगी। दूसरी ओर सप्लाई के बारे में अगर हम बात करें तो सप्लाई करने वाले जो कंट्रीज है, मेजरली मिडिल ईस्ट के जो नेशंस है, तो वहां पर मिडिल ईस्ट एंड उसके साथ साथ रशिया भी एक इम्पोर्टेंट ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है। तो ये सारे कंट्रीज में अभी थोड़ा जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है वो थोड़े से एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े जो कंसर्न्स है अबाउट द ग्लोबल ऑयल सप्लाई वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द लास्ट वीक। कुछ चीजें जैसे यूक्रेन के कुछ रशिया के ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक, दीज आर सम ऑफ द डेवलपमेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द लास्ट 1 मंथ। इसी के साथ साथ जो सीज फायर होने के चांसेस थे, यानी इसराइल एंड गाजा, जो हमास के जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उनके बीच में एक सीज फायर पर रिजोल्यूशन होना एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो अब तक हो नहीं रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से सप्लाई पर थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, ऑयल के सप्लाई पर थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, जिसके चलते ये दोनों फैक्टर्स के चलते ऑयल के प्राइसेस थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगली न्यूज है अबाउट द यूएस स्टॉक मार्केट्स। तो कल इंडिया के स्टॉक मार्केट्स तो बंद थे, लेकिन एशियन मार्केट्स भी ओपन थे एंड यूएस मार्केट्स भी ओपन थे। तो यूएस मार्केट्स में जो ट्रेंड दिखा कल वो इसी की ओर संकेत देता हुआ नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन के कंसर्न्स अभी भी थोड़े से नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते में कुछ डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं जिनसे इन्फ्लेशन के बारे में थोड़े क्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते में इवन फॉर द यूएस स्टॉक मार्केट्स ये एक शॉर्ट एंड वीक है, बिकॉज गुड फ्राइडे के दिन, फ्राइडे को उनके मार्केट्स बंद रहेंगे। तो ऐसा एक और रीजन माना जा रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग उसी के चलते हो रहा है। एक शॉर्ट एंड वीक है, हॉलीडे हॉलीडे वीक वहां पर होने वाला है यूएस के मार्केट्स में। तो उसके चलते भी थोड़ा सा सेल ऑफ यहाँ पर हो सकता है, दैट माइट बी वन रीजन। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डेटा है जो फेडरल रिजर्व अनाउंस करेगा, तो जो उनके स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी जो है वो अनाउंस करेगी, तो वो फ्राइडे को एक्सपेक्टेड है जिस दिन मार्केट्स बंद रहेंगे। एंड मोर और लेस शायद ये एक्सपेक्टेशंस है कि हो सकता है वो इन्फ्लेशन का डेटा उतना कम ना आए, जिस वजह से फेडरल रिजर्व को शायद थोड़े और टाइम के लिए अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इसी लेवल पर मेंटेन करने होंगे। क्योंकि फेडरल रिजर्व ने चाहिए इंडिकेशंस दिया हो कि इस साल में वो 3 रेट कट्स करेंगे, लेकिन वो एक डेटा ड्रिवन अप्रोच ही फॉलो करने वाले हैं। अनलेस इन्फ्लेशन के रेट्स उनके टॉलरेबल लिमिट के आसपास नहीं आते, रेट कट्स होना थोड़ा रेट कट्स में थोड़े से डिले आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट ये चीज मॉनिटर करते रहेगा। अभी भी फेड का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2% का एनुअल टारगेट है, जिसके ऊपर करंटली इन्फ्लेशन है। तो जब तक वो उस टारगेट के पास ये डेटा नहीं पहुंचता तब तक मार्केट उसको एक बुलिश सेंटिमेंट में शायद ना देखे। आगे बढ़ते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की ओर, जहां पर बात करेंगे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनका डिविडेंड पे आउट इस साल में गवर्नमेंट को मोर देन 15,000 करोड़ हो सकता है इन FY24, जिसकी मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का इतना अच्छा डिविडेंड पे आउट क्यों क्यों होगा, इसका क्या, इसकी क्या बेसिक वजह है? तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइसेस से भी पता चल रहा है पिछला एक साल काफी अच्छा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी सारे बैंक्स की इंप्रूव हो गई है। उसका मेन रीजन यही रहा है कि असेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करंटली काफी अच्छी नजर आ रही है। करंटली मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज क्रेडिट साइकिल्स कई बार काफी लंबी होती है, एंड जब क्रेडिट साइकिल एक पुअर दौर से गुजरती है तभी हमें समझ में आता है कि सारे जो लेंडर्स है उनकी असेट क्वालिटी किस तरह की है। करंटली सारे ही लेंडर्स की असेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, बट अगेन वील हैव टू वेट फॉर द साइकिल टू चेंज।
कमिंग टू पीएसयू बैंक्स, तो जो जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका जो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स थे इस फाइनेंशियल ईयर के, 9 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये सारे 12 पीएसयू बैंक्स ने टोटल प्रॉफिट 98,000 करोड़ का कमाया है, which is only 7,000 crores less than entire FY23. 12 months of FY23 के कंपैरिजन में 9 months of FY24 में ऑलरेडी सिर्फ 7,000 करोड़ से उनका प्रॉफिट कम है। यानी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस है कि इस साल डिविडेंड शायद और बेटर होगा, क्योंकि पिछले साल में डिविडेंड ये सारे बैंक्स ने मिलकर अराउंड 14,000 करोड़ का दिया था। तो ऑब्वियसली इससे गवर्नमेंट को एक काफी इंपॉर्टेंट कैश फ्लो यहाँ पर हासिल हो सकता है फ्रॉम द डिविडेंड्स ऑफ दीज पीएसयू बैंक्स। जनवरी में आरबीआई ने अपने ड्राफ्ट गाइडलाइंस में ये प्रपोजल दिया था कि जो भी बैंक्स होंगे जिनके नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए रेशियो जो है वो 6% से कम होगा, वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। करंटली एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स दिखाई नहीं दे रहे हैं ये सारे बैंक्स में, तो इसीलिए ऑब्वियसली ऑल दी बैंक्स आर बिलो द थ्रेशोल्ड फॉर दिस 6% एनपीए रेशियो, तो इसी वजह से डिविडेंड भी बेटर होना एक्सपेक्टेड। अब बढ़ते हैं हम स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर सबसे पहली न्यूज है अबाउट एयरटेल। तो एयरटेल अपना 5G सब्सक्राइबर बेस एंड आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने के लिए काफी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाता हुआ नजर आ रहा है। वो कुछ रिवर्स स्मार्टफोन बंडलिंग डील्स की ओर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, ये सारे ही नेटवर्क ऑपरेटर्स करते हैं, जियो भी अपने कस्टमर्स अक्वायर करने के लिए करता है, लेकिन करंटली 5G को देखते हुए 5G को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे डेवलपमेंट इस सेक्टर में होते हुए नजर आ रही है। एक सबसे पहली बात तो ये है कि टेलीकॉम सेक्टर अब एक प्रॉपर डुओपोली हो गया है, यानी एयरटेल वर्सेस जियो, यही एक बैटल यहाँ पर रह गया है। तो ऐसे में कैसे दोनों कंपनीज अपने यूजर बेस को बढ़ाते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। एंड इसके लिए दोनों कंपनीज काफी यूनिक स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। अभी हमने पिछले 1-2 साल में देखा कि दोनों ही नेटवर्क्स में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ क्वार्टर से ये थोड़ा सा स्टैग्नेट होता हुआ नजर आ रहा है। उसका रीजन यही है कि दोनों कंपनीज ये चाहते हैं कि वो अपना यूजर बेस पहले बढ़ाए एंड आगे जाके वो अपने रेट्स जो है वो और थोड़े से स्ट्रॉन्गर और थोड़े से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, एक बार उनको अच्छा यूजर बेस यहाँ पर मिल जाए। तो दोनों कंपनीज एक दूसरे का यूजर बेस टारगेट करने की कोशिश इस समय करेगी, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना है कि ओवर द लॉन्गर टर्म उन्हें ये आरपू जो है वो बढ़ाना होगा, बिकॉज दोनों कंपनीज ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की है टू अक्वायर द 5G स्पेक्ट्रम चार्जेस, तो उनको वो सारे कैश फ्लोज भी रिकवर करने होंगे बाय चार्जिंग देयर कस्टमर्स। तो यही देखते हुए जो टेलीकॉम बैटल है वो करंटली इसी स्टेज पर है कि कौन पहले, हु ब्लिंक्स फर्स्ट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग हियर। तो एयरटेल यहाँ पर क्या कर रहा है कि दे आर ट्राइंग टू रिवर्स स्मार्टफोन बिल्ड डील्स कर रहे हैं वो, तो दे आर एक्टिवली ट्राइंग टू enter into exclusive partnership with smartphone manufacturers जो particularly price sensitive customers पर फोकस कर रहे हैं। तो इससे एम यही है कि अगर किसी स्मार्टफोन कंपनी के साथ पार्टनरशिप की जाए जहां पर कस्टमर्स को चीपर प्लान्स, चीपर रेट पर स्मार्टफोन अगर मिल जाए जो 5G इनेबल्ड हो, तो ऐसे में वो एयरटेल का ही नेटवर्क यूज करेगा, ऑब्वियसली बिकॉज दैट मस्ट बी द डील दैट दे हैव एंटर्ड इनटू। एंड इससे कंपनी काफी तेजी से अपने 5G यूजर बेस जो है वो अक्वायर कर सकता है। दैट इज द थॉट बिहाइंड दिस डील। तो कंपनी ने रिसेंटली एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप साइन की है विद Xiaomi's सब ब्रांड पोको, जिससे 5G स्मार्टफोन की जो प्राइस है दैट दे आर एमिंग टू ट्राई एंड ब्रिंग डाउन टू लेस देन ₹8,800 रुपीज अलॉन्ग विद डेटा बंडलिंग पैक्स। तो इस प्राइस सेगमेंट में अभी 5G ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको स्मार्टफोन में वो इनेबल्ड फीचर चाहिए, एंड ऐसे में अगर वो स्मार्टफोन ज्यादा महंगा होगा तो एडॉप्शन जो है वो बहुत स्लो होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए एयरटेल इस तरीके से अपना यूजर बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली मेन बैरियर यही रहा है कि एक्सपेंसिव डिवाइसेस रहे हैं, तो अब चिपसेट्स थोड़े से चीपर होने लगे हैं, तो इससे 5G स्मार्टफोन प्राइसेस भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से एयरटेल इस रूट से ज्यादा यूजर्स अडॉप्ट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। The next news is about RBI जो स्टार्ट कर रही है स्पेशल ऑडिट फॉर IIFL फाइनेंस एंड GM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम 12th of April। तो आपने दोनों ही कंपनीज के बारे में रिसेंटली इस महीने में ये न्यूज पढ़ी होगी कि दोनों कंपनीज को डिफरेंट चीजों के लिए आरबीआई ने बैन किया है उनके कुछ प्रोडक्ट्स पर, विच वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन दैट दे हैव टेकन। तो सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, उन्होंने टेंडर्स बुलाए हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स टू कंडक्ट दी स्पेशल ऑडिट्स। तो मेनली जो सुपरवाइजरी कंसर्न्स है जिस वजह से गोल्ड लोन्स का फ्रेश इशू करने पर आईआईएफएल फाइनेंस पर मनाही आरबीआई ने लगाई है। एंड फॉर अनदर सिमिलर रीजन विद जीएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जो उनका आईपीओ रिलेटेड लोन्स वो देते थे उस पर उन्होंने एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर मनाही यहाँ पर लगाई है। तो
काफी स्ट्रिक्ट एक्शन आरबीआई के द्वारा आया था, उसी को फॉलो अप करता हुआ आरबीआई यहाँ पर नजर आ रहा है, by appointing the special by giving tenders for appointment of special auditors here. And I'm sure everybody must be aware of the strict action that RBI took regarding both these companies, and they are even following up with this. So RBI seems to be quite serious कि यहाँ पर जो भी ऑफेंडर्स होंगे उन पर आरबीआई एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। ये आरबीआई के पिछले 1-2 महीने के सारे एक्शंस से ये क्लियर हो चुका है। इससे पहले पेटीएम के केस में हमने वो एक्शन आरबीआई की तरफ से देखा ही था। JSW Energy ने acquire किया है 45 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट ऑफ रिलायंस पावर फॉर ₹132 करोड़। रिलायंस पावर जो अनिल अंबानी की कंपनी है, विच इज अंडरगोइंग लिक्विडेशन एंड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट विंड एनर्जी का जो 45 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी वाला प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पर JSW एनर्जी ने अक्वायर किया। JSW एनर्जी इस सेक्टर में काफी रैपिड स्ट्राइड्स लेता हुआ नजर आ रहा है, बहुत फास्ट ग्रो करने की कोशिश वो यहाँ पर कर रही है। जो ये कैपेसिटी है दैट कंसिस्ट ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट जो लोकेटेड है इन द सांगली डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, एंड इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है दैट इज 132 करोड़ एडजस्टेड फॉर नेट वर्किंग कैपिटल। अगर हम JSW एनर्जी की बात करें तो उनका टोटल लॉक्ड इन जनरेशनल कैपेसिटी जो है दैट इज 12.5 गीगावाट्स, व्हिच कंप्राइजेस ऑफ 7.2 गीगावाट्स जो ऑपरेशनल है एंड 2.6 गीगावाट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अक्रॉस विंड, थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एंड काफी बड़े क्लाइंट्स भी है कंपनी के जो अब तक उन्होंने साइन किया है, व्हिच इंक्लूड्स SECI, SJVN एंड GUVNL। बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज भी इनके क्लाइंट्स यहाँ पर हो चुके हैं। इसके अलावा कंपनी ने 3.4 गीगावाट आवर्स ऑफ लॉक्ड इन एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी थ्रू बैटरी एनर्जी स्टोरेज, इसका भी उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। एंड कंपनी का ये एम है टू रीच 20 गीगावाट्स जनरेशनल कैपेसिटी एंड 40 गीगावाट आवर्स ऑफ energy storage capacity before 2030. So काफी tall aspirations है, but they are growing quite fast into reaching those aspirations. And उनका जो target है of achieving carbon neutrality that is by 2050. The next news is about Reliance Industries. तो Reliance Industry ने secure किया है अपना पहला solar power project यहाँ पर। They have acquired stake in 2 solar SPVs. तो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में दिस इज हाउ इट गोस कि एक एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है एक कंपनी अपॉइंट की जाती है, जिसमें जो जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता है वो अपनी स्टेक लेते हैं, इसीलिए दिस इज बीइंग कॉल्ड एन एक्विजिशन, बट दैट इज हाउ द सोलर प्रोजेक्ट्स जो है दैट इन एसेंस वर्क। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने फाइलिंग में ऑन 22 मार्च ये बताया कि दे हैव अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ 2 SPVs फॉर दिस। This is in line with the tender जो उन्हें award हुआ था for aggregate solar capacity of 128 megawatts, which is spread across various locations under the मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 जो एक स्कीम है of the government। तो this is how these awards are actually awarded, and this is not in essence an acquisition, पर ये एक order है जो रिलायंस ने जीती है for doing the solar projects। तो इसी के साथ this is the first project of Reliance where they have entered the first major project of Reliance, जहाँ पर they are building a 128 megawatts of project for the government of Maharashtra. That is it for today's news. अब हमारा final section पर हम यहाँ पर आएंगे, that is the believe it or not section. तो इसमें आज इस section में हम बात करने वाले हैं कि arguably the biggest and the greatest acquisition of all time कौन सा है। greatest का मायना ये है कि in terms of the valuation raise जो इस एक्विजिशन से मिला हो किसी भी कंपनी को, यानी कितना उनका ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस कितना फायदा कंपनी का हुआ बाय मेकिंग एन एक्विजिशन। एक्विजिशंस इन एसेंस बहुत बार फेल होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे फेल, बट देयर आर सम एक्विजिशंस दैट हैव वर्कड वंडर्स फॉर कंपनीज, एंड इसी में हम बात करने वाले हैं ऐसी एक्विजिशन के बारे में which has given a very huge return of almost $182 billion in absolute terms. This acquisition was Google's acquisition of a company called DoubleClick. तो आप सब जानते होंगे कि एड्स बाय गूगल जो है ये एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जो गूगल ने डेवलप किया है। इसके थ्रू एक्चुअली गूगल इज अर्निंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज जो गूगल सर्च से रिलेटेड यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजर्स जो है वो बिड करते हैं टू डिस्प्ले ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट एंड सर्विस ऑफरिंग्स जो यूजर्स को यहाँ पर दिखते हैं। तो these can be placed both at the as the result of search engines as well, and non search websites में भी ये दिखाई देते हैं। तो डबल क्लिक एक ऐसा ही लीडर था इस सेक्टर में जिसको गूगल ने 2007 में अक्वायर किया था। तो ये एक ऐसी कंपनी थी जो स्पेशलाइज करती थी इन प्लेसिंग ऑन सर्विंग द ग्राफिकल एंड वीडियो एड्स, वो जो अलग अलग वेबसाइट्स पर आते हैं।
तो इसी एक्विजिशन के लिए गूगल ने $3.1 बिलियन पे किए थे इन द ईयर 2007 टू अक्वायर दिस कंपनी। गूगल ने इस एक्विजिशन के बाद बहुत सारे साल उन्होंने इंटीग्रेशन पर काम किया एंड इसके फ्रूट्स अब गूगल को मिलना शुरू हो गए हैं ऑन अ वेरी लार्ज स्केल बेसिस। गूगल गेन्ड मोर देन $20 बिलियन फ्रॉम डबल क्लिक, दिस इज इन 2019। जस्ट एक साल में उनको इतना गेन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज इस कंपनी से हुआ था। एंड इस डील की वजह से गूगल हैज एडेड मोर देन $185 बिलियन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $3 बिलियन जो उन्होंने इस कंपनी में 2007 में करी थी। दिस इज अ नंबर एट द एंड ऑफ 2022। उसके बाद से ये नंबर अवेलेबल नहीं है, बट ऑब्वियसली ये नंबर उससे भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया होगा। सो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा एक्विजिशन उन्होंने क्रैक किया, जिसके फ्रूट्स उनको अभी भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ दिस एक्विजिशंस जो सक्सेसफुल हुए हैं दे आर मेनली टेक बेस्ड, क्योंकि इंटीग्रेशन पर ही मेनली काम करना पड़ता है। एक बार आप इंटीग्रेशन कर लो तो टेक एक्विजिशंस आर समथिंग दैट कैन स्केल वेरी वेरी फास्ट। हमने ये बाकी कुछ एक्विजिशन के केस में भी देखा है, वेदर वी टॉक अबाउट फेसबुक एक्वायरिंग इंस्टाग्राम और गूगल एक्वायरिंग यूट्यूब। ये कुछ ऐसे एक्विजिशंस हैं इन द टेक स्पेस जहां पर जो बेनिफिट्स मिले हैं एक्वायरर को वो काफी ज्यादा बड़े हैं ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज स्टॉक मार्केट न्यूज। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को भी मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।